बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और ये सब ठीक ठाक है? कैसे हैं आप लोग? कैन यू हियर मी? स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था अबाउट न्यूट्रिशन। हमने डिफरेंट चीज़ें लर्न की थी, जिसमें हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट किए थे और फर्दर जो हमारा लेक्चर था वो कंटिन्यू हमने आज से स्टार्ट करना है। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होती है, फूड और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनको हमने प्रॉपर्ली डिफाइन किया था। इसके अलावा हमने सिर्फ जो एलिमेंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स के वो डिस्कस किए थे। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस लर्न किया था। मैक्रो प्रोटीन है वो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, जबकि माइक्रो है स्मॉल अमाउंट में होते हैं। इसके अलावा कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन, सोर्सेज और फंक्शन हमने डिस्कस किए थे। अगर किसी को लास्ट लेक्चर में कोई क्वेरी है, कुछ समझ ना आया हो, तो वो आज के लेक्चर में डिस्कस कर सकता है। फिर हमने प्रोटीन डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन उसकी हमने डिस्कस की थी। एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था। एनिमल प्रोटीन जो है वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती हैं और वो डेंजरस भी होती है, लेकिन वेजिटेबल प्रोटीन जो होती हैं वो लो बायोलॉजिकल वैल्यू की होती हैं और वो आप लार्ज अमाउंट में ले सकते हैं, इससे इतनी साइड इफेक्ट नहीं होती। फोर्थली जो हमने RDS के डिस्कस किया था, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो डेली रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है वो पर केजी ऑफ बॉडी वेट रिक्वायर होती है। तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो, अपना इंटरनेट कनेक्शन रीस्टार्ट कर लें या दोबारा से चेक कर लें। बाकी सब चीज़ों को आवाज़ आ रही है? ओके, देन हमने डिस्कस किए थे इसकी सोर्सेज की। एनिमल प्रोटीन हैं उसे हम मोस्टली मीट, फिश, एग वगैरह इस तरह की चीज़ें लेते हैं, और जो वेजिटेबल प्रोटीन हैं उसमें लेंटिल्स, सीरियल्स और बीन्स वगैरह इस तरह के लेते हैं। फंक्शन हमने इसके डिस्कस किए थे। अमीनो एसिड हमने लर्न किए थे। इसमें दो तरह के अमीनो एसिड होते हैं, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड वो वाले अमीनो एसिड होते हैं जिसे बॉडी खुद से डेवलप नहीं कर सकता, खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और इसे हमने जो हम डाइट लेते हैं उससे भी इसका यूज होना चाहिए। दूसरे जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो वाले हैं जो बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है, लेकिन जो है उसमें डाइटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। फैट्स डिस्कस किया था, जिसमें हमने लिखा था लिपिड्स हैं और फैट्स हैं। अगर तो फैट्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं तो उसको फॉर एग्जांपल जिसमें बटर वगैरह आ जाती हैं, चीज़ आ गई। इसके अलावा जो ऑयल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगे, तो उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फैट्स हैं और कौन से हैं और ऑयल्स कौन से हैं। देन कंपोजिशन हमने इसकी डिस्कस की थी। इसके अलावा हम क्लासिफिकेशन इसमें भी एनिमल फैट्स और वेजिटेबल फैट्स। एनिमल फैट्स जो हैं वो सैचुरेटेड फैट्स हैं और वेजिटेबल फैट्स अनसैचुरेटेड हैं। यहाँ पे भी वही रोल है, जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, एनिमल फैट्स होंगे वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन करा सकते हैं, डेंजरस होते हैं और बैड फैट्स में आते हैं, लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं और वेजिटेबल फैट्स हैं वो क्लियर होते हैं और वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। सोर्सेज हमने डिस्कस की थी। देन हमने इसके फंक्शन डिस्कस किए थे। इसमें फैट जो है प्रोड्यूस करेगी हीट और एनर्जी, और फैट टेंसुरेशन भी एक्ट करती है बॉडी में, ठीक है जी। और डेलिकेट ऑर्गन्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी। साथ ही हमने जो लिखा था वो
जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं वो भी फैट की बेस पे ही बन रहे होते हैं, इसलिए ये उसका भी मेन कॉज है। ओवर ईटिंग फैट हमने डिस्कस किया, कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिस्कस किया था। बेनिफिट्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स इन द डाइट, इसमें हम ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है उसके बारे में डिस्कशन किया था। कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किए थे, क्लासिफिकेशन और पॉसिबिलिटी। अच्छा जी, अब हम इसके फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के कौन-कौन से फंक्शन हैं। फर्स्ट जो है कार्बोहाइड्रेट सप्लाई द बॉडी विद हीट एंड एनर्जी। ठीक है जी, एक तो इसमें हीट प्रोवाइड करनी होती है, दूसरा जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट है, तो ये हीट और एनर्जी दोनों सप्लाई करेगा। दूसरा है कि एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज फैट। ठीक है जी, एज अ फैट जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इसमें एडिपोज टिश्यू जो है वहाँ पे ये जाके स्टोर होंगे और फिर बॉडी को इंसुलेट करेंगे, इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे और हीट लॉस से प्रिवेंट करते हैं। थर्ड वन है जी, सेलुलोज एड्स डाइजेशन बाय पुशिंग फूड थ्रू द इंटेस्टाइन क्विकली एंड प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। और इसके अलावा जो है वो सेलुलोज जो है वो एक फाइबर है, वो क्या करेगा कि वो इसमें ऐड हो जाता है और इसमें उसको जो है क्विकली प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, उसको पुश करेगा फूड को और बल्क फॉर्म जो है वो उसको प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए वो कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीव करेगा। अब आ रही है आवाज़ आपको? खुश नसीबा और रज़ीना, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ओके, देन है जी सेलुलोज आल्सो प्रिवेंट्स डिजीजेस, फॉर एग्जांपल कैंसर ऑफ द बाउल, क्योंकि इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को जो है उसको इम्प्रूव करेगा, तो उससे क्या होगा कि ये बाउल जो मूवमेंट होंगी जितनी होंगी वो प्रॉपरली उसमें हेल्प आउट करेगा, तो इसलिए जो कैंसर वगैरह होते हैं उससे ये प्रिवेंशन में हेल्प करता है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज ऑल्सो कॉल्ड डाइटरी फाइबर। ठीक है जी, सेलुलोज को हम डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। इट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय द बॉडी, ये जिस फॉर्म में लिया जाता है उसी फॉर्म में ये जो है फीसिस के थ्रू एक्सपेल हो जाता है और ये इसके डाइजेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं आता। जैसे ही हम अपनी डाइट में लेंगे वैसे ही वो बॉडी से फीसिस के थ्रू एक्सपेल होगा। लेकिन इसके कुछ फंक्शंस हैं जिसके लिए जो लर्न करना हमारे लिए ज़रूरी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट एज इट एड्स डाइजेशन बाय हेल्पिंग टू पुश द फूड थ्रू द इंटेस्टाइन। ठीक है जी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इंटेस्टाइन में फूड की मूवमेंट कराने में हेल्प आउट करता है, उसको पुश करने में हेल्प आउट करता है। अगर किसी एक पार्ट में जो इंटेस्टाइन का कोई एक पार्ट है वहाँ पे अगर फूड स्टक हो गई है और अगर आप सेलुलोज लेते हैं, फाइबर डाइट लेते हैं, तो ये उसको पुश करेगा, उसकी मूवमेंट कराएगा। It stimulates peristalsis, the contraction and relaxation of the muscles of the intestine। ठीक है जी, ये उनकी कॉन्ट्रैक्शन कराएगा मसल्स की और रिलैक्सेशन कराएगा, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, उसको ये स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा इट हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड डिजीज, फॉर एग्जांपल कैंसर ऑफ द बाउल, जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया। देन हैज इट अब्सॉर्ब लॉट्स ऑफ वाटर गिविंग द फीलिंग ऑफ फुलनेस। ठीक है जी, जहाँ पे फाइबर डाइट होगी उसमें वाटर ने भी वहाँ वहीं उसके साथ साथ रहना है, तो इसमें क्या होगा कि फिर ये जो है ना वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उससे जो है जहाँ पे जो है क्लोन की जो मूवमेंट हो रही होंगी वहाँ से जैसे जैसे फूड पार्टिकल पास कर रहे होंगे वहाँ से साथ साथ वाटर भी अब्जॉर्ब होता रहेगा, जिसकी वजह से फूड सॉरी जो क्लोन का जो है तो उसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ रहेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड हाई फाइबर डाइट्स इन द डेली डाइट। ठीक है जी, डेली डाइट में हाई फाइबर डाइट लेना बहुत जरूरी है। इसके हमने फंक्शन देख लिए हैं कि उसमें एक डाइजेशन में ये हेल्प आउट करता है, दूसरा ये बल्क प्रोवाइड करता है, तीसरा ये कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करेगा। ठीक है जी, और इसके अलावा वाटर को कंटेंट को करेगा और जिससे स्टूल का जो टेक्सचर होगा वो सॉफ्ट रहेगा और वो कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं करेगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? अच्छा जी, नेक्स्ट है जी आरडीए फॉर फाइबर। ठीक है जी, डाइटरी डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है वो जो फाइबर का है वो हमारे पास 25 to 30 ग्राम होना चाहिए।
ठीक है जी, 25 से 30 ग्राम जो है ना वो नॉर्मल है, ये इतना रिकमेंडेड है। लेकिन एवरेज इंटेक जो है वो 15 टू 20 ग्राम पर डे होना चाहिए। अब आप कुछ फूड कंटेंट्स देख सकते हैं और उसके सर्विंग साइज देख लें कि जिसमें फाइबर जो है वो ज़्यादातर पाया जाता है। फाइबर कंटेंट है और जिसमें डिफरेंट फूड का जिसमें सर्विंग साइज होता है वो एक स्टैंडर्ड साइज होता है एक फूड का, जो कि आप मील में एज अ पोर्शन लेते हैं। ठीक है जी। तो अगर होल ब्रेड है उसका सर्विंग साइज 25 ग्राम है, तो उसमें से हमें फाइबर जो पर सर्विंग जो है वो हमें 1.5 ग्राम जो है वो अवेलेबल है। इसी तरह अगर आप व्हाइट राइस देखते हैं तो उसमें 0.2 जो है पर सर्विंग जो है फाइबर पर सर्विंग साइज जो है वो हमें 0.2 ग्राम मिल जाएगा। यानी कि ये लिस्ट है, आप लोग इसको रीड आउट कर लें। इसमें डिफरेंट फूड्स हैं जो कि आप ईट करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि किसमें ज़्यादा फाइबर का कंटेंट है, तो फिर आप वो ज़्यादा फूड ले सकते हैं। ठीक है जी। एप्पल में 1.8 है, पियर्स में 3.7 है, इसलिए पोटैटोज़ हैं 4.5 है, उसमें भी होल मील पास्ता जो है उसमें भी फाइबर डाइट होती है, फाइबर ज़्यादा होते हैं, उसमें है जी 5.3। तो आप डिफरेंट सर्विंग साइज जो है वो डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द फूड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। शुगर अगर हम डिस्कस करते हैं, डोंट इंक्लूड टू मैनी फूड हाई इन शुगर इन द डाइट। ठीक है जी, ऐसी फूड आप अपनी डाइट में मत लिया करें जो जिनमें शुगर का लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है जी। आप लिमिटेड अमाउंट में शुगर इंटेक करें, जो कि एनर्जी के लिए रिक्वायर है, जो कि नॉर्मल बॉडी प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर है। लेकिन कोशिश करें, अगर कोई चाय में ज़्यादा मीठा लेता है या स्वीट वगैरह ज़्यादा खाता है तो उसको अवॉइड ही करें, वो लिमिटेड अमाउंट में आप लोग लिया करें। Many of these food provides empty kilocalories। ठीक है जी, ये ज़्यादातर empty kilocalories प्रोवाइड करती हैं, जो कि कैलोरीज तो मिल जाती हैं जिससे, लेकिन वो empty होती हैं, उसका हमारे बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं होता। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बेकिंग प्रोडक्ट्स हैं, केक्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, आप अगर लेते हैं तो वो आपको कैलोरीज देंगी, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप हेल्दी डाइट लें, ज़्यादा बेहतर है। हेल्दी डाइट ही सजेस्ट करनी चाहिए। ठीक है जी, जो जितना नेचर के करीब रहेंगे, नेचुरल चीज़ें आप खाएँगे, उतनी ज़्यादा आप हेल्दी डाइट पे फोकस करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे डेफिनेशन दी है एम्प्टी किलो कैलोरीज की, यही बताया गया है कि उसमें शुगर तो होगी, कैलोरीज तो होगी, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली नहीं होंगे, उसमें न्यूट्रिएंट्स लैकिंग होंगे। टू मच शुगर लीड्स टू टूथ डिके एंड ओबेसिटी। ठीक है जी, टूथ डिके और ओबेसिटी का कॉज करेगी। इसके अलावा मैनी फूड कंटेन हिडन शुगर। ठीक है जी, अगर आप जाते हैं किसी मॉल वगैरह में, किसी बेकरी वगैरह पे, ठीक है जी, और अच्छे से अच्छे बेकर्स पे भी चले जाएं तो वहाँ पे भी कुछ फूड्स होंगे जिसमें लिखा होता है नो एडिड शुगर, लेकिन उनमें भी शुगर ऐड होती है। ठीक है जी, उन्होंने फ्लेवर डाल के, उन्होंने कुछ उसमें केमिकल्स डाल के शुगर का जो होता है फ्लेवर, उसको सप्रेस किया होता है, लेकिन उसमें भी एडिड शुगर होती है। ठीक है जी। दीज फूड्स में नॉट टेस्ट स्वीट बट मे कंटेन शुगर। फॉर एग्जाम्पल सेवरी सॉस मिक्सेज, यानी कि बहुत सारी सॉसेस भी ऐसी मिलती हैं जिनमें लिखा होता है कि नो शुगर एडेड। इसके अलावा अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं उसमें भी मेंशन होता है कि नो शुगर विद नो शुगर, लेकिन उनमें भी शुगर होती है। उनका जस्ट फ्लेवर जो है, जो उनका जो टेस्ट है वो सप्रेस किया होता है। इन द लिस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स द शुगर इज ऑफन कॉल्ड अदर नेम। ठीक है जी, अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखते हैं तो कोई भी लेबल देखते हैं, कोई चीज़ अगर आप बाय करते हैं, कोई जूस बाय करते हैं, कोई चॉकलेट बाय करते हैं, या कोई बेकरी की प्रोडक्ट लेते हैं, तो बाद में उसके बैक पे एक लेबल लिखा होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स का ऐड होता है। उसमें जो शुगर है ज़्यादातर वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सुक्रोज या मेल्टोज की फॉर्म में मेंशन होती है। तो आप जो है फिर उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें शुगर का कंटेंट कौन-सा है और कितना है। नेक्स्ट है जी रिड्यूसिंग शुगर इन द डाइट। अब आप अपनी डाइट में शुगर को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें कुछ स्टेप्स हैं। जो लोग ज़्यादा शुगरी आइटम्स के शौकीन होते हैं और अपनी डाइट में ज़्यादा लेते हैं, वो इन आइटम्स को फॉलो कर सकते हैं और अपनी डाइट पे फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिप्लेस शुगरी स्नैक्स विद हेल्थियर चॉइसेस, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स एंड नट्स। ठीक है जी, आपने क्या करना होता है, जो लोग चॉकलेट्स खाने के शौकीन हैं, बिस्किट्स खाने के शौकीन हैं, या कोई हनी यूज़ करते हैं, या कोई और चीज़ ज़्यादा शुगरी यूज़ करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो जब उनके स्नैक का टाइम हो रहा है तो वो उन चीज़ों को फ्रूट से या नट्स से रिप्लेस कर लें। इनमें एक तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे, दूसरा उनका जो शुगर का टेस्ट है वो भी डेवलप हो जाएगा और वो उससे भी सेटिस्फाई हो जाएंगे।
इसके अलावा ड्रिंक वाटर इंस्टेड ऑफ फिजी ड्रिंक्स, ठीक है जी। जो फिजी ड्रिंक्स होती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, अगर आप जो है डाइट ड्रिंक्स भी लेते हैं तो उनमें भी शुगर होगी। वो जस्ट नेम की हैं डाइट ड्रिंक या विदाउट शुगर इस तरह की हैं, लेकिन उसमें भी शुगर एडेड होती है। तो कोशिश करें कि कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय आप वाटर जो है वो साथ में लें, ठीक है जी। अगर आप डाइनिंग के लिए जाते हैं, कहीं होटलिंग वगैरह करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड ही करना चाहिए। देन है स्वीटेन फूड सच एज porridge विद फ्रेश और ड्राइड फूड, ठीक है जी। अब जो स्वीटेन फूड्स हैं उनको जो है अवॉइड करना चाहिए, उसकी बजाय आप फ्रेश या ड्राइड फूड जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब बेकरी में या अगर आपने देखा हो कि ये रबड़ी वाला दूध है या कुछ है, आइसक्रीम ले रहे हैं आप, ये सारी फ्लेवर्ड शुगर इसमें एडेड होती हैं। कोशिश करें कि इनको जो है इनसे अवॉइड करें और उसकी जगह पे फ्रेश चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें। इसके अलावा रीड फूड लेबल्स टू चेक द शुगर कंटेंट एंड लुक फॉर हिडन शुगर, ठीक है जी। अब फर्स्ट फेज़ जो है, जो कोई भी आप बॉटल बाय करते हैं, कोई शुगर या कोई केन बाय करते हैं, चॉकलेट्स बाय करते हैं जो पैकिंग में होती हैं, तो उसकी बैक साइड पे न्यूट्रिएंट्स का लेबल मेंशन होता है, ठीक है जी। तो उसमें आप देख सकते हैं, उसके लेबल्स को आप रीड कर सकते हैं। खरीदने से पहले उसपे लिखा होगा कि शुगर कंटेंट कौन-कौन से हैं, लेकिन उसके लास्ट पे जो है हिडन शुगर्स सम एक्सटेंट तक मेंशन होंगी। ये हर कोई मेंशन नहीं करता, लेकिन उसमें मेंशन होंगी हिडन शुगर्स, तो उसपे आप देख सकते हैं। जो लोग वेट कंट्रोल करना चाह रहे हैं या जो अपने आप को हेल्दी रखना चाह रहे हैं, उनको चाहिए कि वो शुगर से को लिमिट करें। शुगर को क्विट क्विट तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, तो आप उसको लिमिट कर सकते हैं, उसका पोर्शन जो है वो लिमिट कर सकते हैं और उसको हेल्थियर जो फूड चॉइसेस हैं उसके साथ मिक्स कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट हेल्दी ईटिंग गाइडलाइन, जिसमें है जी इंक्रीज फाइबर इन द डाइट और डिक्रीज शुगर इन द डाइट। ये दो मेन बातें हैं। अगर कोई भी बंदा इन दो चीज़ों पे फोकस कर लेगा तो उसकी डाइट जो है वो हेल्दी होगी, ठीक है जी। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लें, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर डाइट लें और शुगर जो है कंटेंट वो कम करें। क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी ने कुछ पूछना है इस लेक्चर में से? नेक्स्ट हम फर्दर दूसरा लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। जी सरहद, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, वो है जी बैलेंस डाइट से, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट जो बैलेंस डाइट है उस पे फोकस करेंगे। नेम से ही शो है, बैलेंस डाइट का मतलब है कि प्रॉपर डाइट लेना, ठीक है जी। अब आप किसी पेशेंट को अगर सजेस्ट करती हैं कि भैया आपने बैलेंस डाइट लेनी है, तो आप सिर्फ नेम से ही नहीं शो होता कि आप उसको समझा दें कि आपने उसको कह दिया है कि भैया आपने बैलेंस डाइट लेनी है, तो क्या आपने उसको प्रॉपर्ली समझाना है कि बैलेंस डाइट क्या होती है
उनमें कौन-कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, कौन-कौन से एलिमेंट्स आते हैं और किस तरह से वो उसको जो है कौन-कौन सी सोर्सेज़ से वो अवेलेबल है, कौन-कौन सी सोर्सेज़ से नहीं है और कौन-कौन सी तरीकों से वो जो है वो इसको मेंटेन कर सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो है कि डिफाइन डाइट, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट एंड रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ठीक है जी। देन है एनालिस्ट फैक्टर्स ऑफ बैलेंस डाइट, फिर है डिस्क्राइब फूड ग्रुप सिस्टम और लास्ट है इलैबोरेट फूड डाइट पैरामीटर्स। इसमें हम सबसे पहले डाइट को डिफाइन करते हैं कि डाइट क्या है। अ डाइट में बी डिफाइंड एज अ काइंड एज द काइंड ऑफ फूड ऑन विच अ पर्सन और ग्रुप लीव्स। ठीक है जी। एक आप फूड ग्रुप इसको कह सकते हैं, इसको एक किस्म की खुराक कह सकते हैं जिसके लिए पर्सन और दूसरे कुछ ग्रुप्स हैं वो उसके ऊपर लाइव कर रहे होते हैं। ठीक है जी। उस पर बेस कर रहे होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए जो फूड रिक्वायर है उसको हम कहते हैं कि ये डाइट है। ठीक है जी। और द फूड दैट अ पर्सन ईट्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली और जो मोस्टली जो ज़्यादातर वो अपनी डेली रूटीन में ले रहा है उसको भी हम डाइट कह सकते हैं। व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? सिंपल डाइट तो ये थी जो कि हम डेली रूटीन में जो फूड लेते हैं उसको हमने डाइट कह दिया, लेकिन बैलेंस डाइट क्या है? अ डाइट विच मैचेस द न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ इट्स लाइफ स्टेज और लाइफस्टाइल। ठीक है जी। ऐसी डाइट जो कि जिसमें उसके न्यूट्रिएंट्स भी पूरे हो रहे हों और उस पर्सन की कैलोरीज जो है वो भी जो है मीट आउट हो रही हों, एनर्जी रिक्वायरमेंट भी मीट आउट हो रही हों अकॉर्डिंग टू इट्स लाइफ स्टेज और लाइफस्टाइल। ठीक है जी। दो चीज़ें, एक तो उसकी लाइफ स्टेज है कि वो किस स्टेज से गुजर रहा है, वो चिल्ड्रन है, अडल्ट है, ओल्ड एज है, फीमेल है, प्रेग्नेंट है या न्यू बॉर्न बेबी है, तो किस लाइफ स्टेज से गुजर रहा है और उसका लाइफस्टाइल कैसा है, सीडेंटरी है, ठीक है, मॉडरेट एक्टिविटी है या विग्रेस किस्म की एक्टिविटी है या रेस्ट पे है, ये सारी चीज़ों पे मैटर करता है। ठीक है जी। ऐसी डाइट जो कि उसकी न्यूट्रिएंट और उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मैच करेगी अकॉर्डिंग टू लाइफ स्टेज और लाइफस्टाइल इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ठीक है जी। इट इज डिफाइंड एज अ डाइट विच कंटेन्स वैरायटी ऑफ फूड इन सच क्वांटिटीज एंड प्रोपोर्शन सो दैट नीड फॉर द एनर्जी। और इसमें क्या होता है कि डिफरेंट प्रोपोर्शन जो है, डिफरेंट वैरायटी जो है फूड की वो इन्वॉल्व होगी। सिर्फ एक फूड से आप जो अगर आपने एक फूड एक टाइम पे ले ली है तो इट डजंट मीन कि आपने बैलेंस डाइट ली है, नहीं। इसमें डिफरेंट फूड्स ऐड होंगी और उसके डिफरेंट प्रोपोर्शन जो ऐड होंगे ताकि वो उस पर्सन की एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को मीट आउट कर सके। अब इसमें कार्ब, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और अदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसमें होंगे और वो प्रॉपर्ली पोर्शन में होंगे। ठीक है जी। एडिक्वेटली मेट होंगे एंड अ स्मॉल प्रोविजन इज मेड फॉर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स टू विथस्टैंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ फास्टिंग। ठीक है जी। और इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। देन है जी, अगर अब इसमें हमें प्रोपोर्शन देखना है कि हमें एक बैलेंस डाइट अगर हम ले रहे हैं, अगर आपके पर्सन ने बैलेंस डाइट लेनी है तो उसको कार्ब्स कितनी परसेंट चाहिए, उसको फैट कितना चाहिए और उसको प्रोटीन कितना चाहिए। ठीक है जी। तो टोटल जो कार्ब टोटल कैलोरीज जो हैं हमारी उसके पास जो 60 to 70% है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक है जी। हमारी कैलोरीज अगर हम डाइट लेते हैं तो कार्ब्स मेन रोल जो है अपना प्ले करते हैं। इसके अलावा 10 to 12% या 10 to 15% भी आप समटाइम कह सकते हैं वो हम प्रोटीन डाइट लेते हैं और इसके अलावा 20 to 25% ऑफ टोटल कैलोरीज का जो है वो हम फैट्स लेते हैं। ये प्रोपोर्शन जो है आप लोगों को आना चाहिए कि कितने परसेंट हम कार्ब्स लेंगे, कितने परसेंट फैट से और कितने परसेंट प्रोटीन। फिर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है कुछ। Nutrition requirement can be defined as the minimum amount of the absorbed nutrient that is necessary for maintaining the normal physiological function of the body। ठीक है जी। अब हम इसमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट में हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हम फूड लेंगे, जैसे ही हम न्यूट्रिएंट लेंगे उसमें क्या करना होता है, उसकी डाइजेशन होती है, उसकी फिर डाइजेशन के बाद उसकी मेटाबॉलिज्म होती है और मेटाबॉलिज्म के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है जी। लेकिन अब क्या होना होता है, जैसे ही जो मिनिमम अमाउंट हमें रिक्वायर है अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स की उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है।
ठीक है जी, जो कि हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, उसको नॉर्मल जो प्रोसेसेस हैं उसको उसके लिए रिक्वायर होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है। देन है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है? इज डिफाइंड एज द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द डाइट विच सेटिस्फाई द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ नियरली ऑल इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। ठीक है जी। अब हम हर बंदे की जो है वो के लिए हम आरडीए जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन ये जो होता है आरडीए जो होता है हमेशा पॉपुलेशन स्टडी पे बेस करता है। जैसे हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं और उस कम्युनिटी में हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पे इस एज के लोग जो हैं, यहाँ तक की एज के लोग ज़्यादा हैं और उनके इस तरह के वेट्स हैं, इस तरह की उनकी हाइट्स हैं, इस तरह के उनके बॉडीज़ हैं और इस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और हम डिपेंड कर तो उसी के बेस पे फिर आरडीए जो है वो बनाते हैं, जो कि रिकमेंडेड डाइट होती है और डाइटरी अलाउंस है। ठीक है जी। इसके अलावा ये बहुत सारे फैक्टर्स पे, इंडिविजुअल के फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। आरडीए यानी कि उसकी एज कितनी है, वो 20 ईयर्स का है या 40 ईयर्स का है या न्यू बॉर्न है। इसके अलावा सेक्स में आ जाता है, मेल है या फीमेल है। जाहिर सी बात है फीमेल की डाइट का क्राइटेरिया कुछ और होगा और मेल जो है उनकी डाइट का क्राइटेरिया कुछ और होगा। इसके अलावा मेल जो है उनको ज़्यादा प्रोपोर्शन में डाइट चाहिए होती है एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि डिपेंड करता है फिजिकल एक्टिविटी भी। ठीक है जी। फिजिकल वर्क पे डिपेंड करता है, जिस बंदे का फिजिकल वर्क ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा डाइट रिक्वायर है एज कम्पेयर टू सीडेंटरी लाइफ स्टाइल की। ठीक है जी। सीडेंटरी मीन्स आप रेस्ट पे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो वो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल होता है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, अगर कुछ लोग जो है स्ट्रेस को फेस करते हैं, कुछ लोगों को स्ट्रेस में ज़्यादा भूख लगती है, कुछ लोगों को नहीं लगती, उनकी जो एपेटाइट है वो ड्रेस हो जाती है, तो वो फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रेसेस हैं उस पे भी आ सकता है। एक तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होती है, एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस वो होती है जो कि बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, सेल मेकिंग हो रही है, इम्यूनिटी के सेल्स बन रहे हैं या डिफरेंट यानी कि फीमेल प्रेग्नेंट अगर हो गई है तो उसमें भी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आता है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर डाइट रिकमेंड की जाती है। अगर आप एलिमेंट्स देखें ऑफ बैलेंस डाइट के, तो उसमें कुछ इस तरह से हैं, कार्ब्स हैं, प्रोटीन, फैट, फाइबर, इसके अलावा वाटर, साथ में विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो बैलेंस डाइट में आते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कुछ समझ ना आ रहा हो तो साथ साथ पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम देखें तो 5 फूड ग्रुप हैं जो कि ग्रुप डाइट में इन्वॉल्व होते हैं, बैलेंस डाइट में इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला है जी सीरियल, ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है जी। सीरियल ग्रेन्स जो हैं उसमें आप राइस, व्हीट, बाजरा और ज्वार वगैरह देख सकते हैं। मकई भी इसमें आती है, मेज़ जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सीरियल ग्रेन्स और प्रोडक्ट्स में आती हैं और ये फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है जी। ये डेली बेसिस पे खाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके मेन न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रोटीन है। अगर आप सीरियल ग्रेन्स वगैरह लेते हैं तो आपको प्रोटीन मिलेगी, इनविजिबल फैट्स होंगे, विटामिन भी जाते हैं डिफरेंट फॉर्म में जैसे कि बी वन और बी टू। इसके अलावा फॉलिक एसिड, आयरन और फाइबर जो है हमें फूड ग्रुप से मिलता है। दूसरा है जी पल्सेस एंड लेग्यूम्स। इसमें ब्लैक ग्राम, रेड ग्राम, ठीक है जी, और दालें वगैरह सारी आ जाती हैं, लेंटिल, पीज, सोयाबीन और बीन्स वगैरह, इसमें लोबिया वगैरह आ जाता है। तो आप उसमें पल्सेस और लेग्यूम्स का जो दूसरा ग्रुप है वो उसमें ऐड होना चाहिए। थर्ड पे जो सॉरी इसके जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें हमें एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन, फैट, विटामिन बी वन और बी 12, साथ में फॉलिक एसिड। इसके अलावा हमें इस ग्रुप से कैल्शियम मिलता है, आयरन और फाइबर डाइट मिलती है। देन है जी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स।
स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ तो वीडियो और ऑडियो आ रही है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। जी, हम डिस्कस कर रहे थे ये कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फिर हम उसमें देते हैं जिसमें हम मिल्क, स्किम मिल्क, चीज़, चिकन, लिवर, फिश, एग और मीट जो है वो हम दे सकते हैं। मिल्क और मीट प्रोडक्ट्स का एक ग्रुप आएगा, ठीक है जी। हमें मीट प्रोडक्ट्स को जो है उसमें फिर हमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, हमें डिफरेंट फूड जो है वो मिल जाती हैं, जैसे कि प्रोटीन मिलेगी हमें, फैट, विटामिन बी 2 और कैल्शियम वगैरह जो है हमें मिल्क और मीट प्रोडक्ट से मिलता है। ये 5 ग्रुप थे जो कि हमने पढ़े। ये 4 ग्रुप थे और नेक्स्ट है जी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिसमें फ्रूट्स अगर आप लेते हैं उसमें है जी मैंगो, गैवा, टोमेटो, पाया और ऑरेंज मेलन वगैरह। इसके अलावा डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं जिसमें स्पाइनिश, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, बीन्स, ऑनियन, कॉलीफ्लावर वगैरह आ जाएंगे। इसके अगर मेन न्यूट्रिएंट्स हैं तो उसमें कैरोटीनॉइड्स मिलते हैं और फॉलिक एसिड और कैल्शियम और साथ में फाइबर। कैरोटीनॉइड्स के फंक्शन आपने बहुत अच्छे तरीके से बायोकेम में पढ़े होंगे। तो इसका मेन जो सोर्स है वो ये फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं और कुछ वेजिटेबल्स हैं, ठीक है जी। देन है फैट एंड शुगर, शुगर का ग्रुप आ जाएगा जिसमें है जी अगर फैट्स देखें तो उसमें बटर, घी और कुकिंग ऑयल्स वगैरह आ जाते हैं। अगर आप शुगर देखते हैं तो उसमें जैगरी जिसको हम गुड़ कहते हैं, ठीक है जी, गुड़ वगैरह और साथ में दूसरी शुगर जो है वो दूसरी फॉर्म में शुगर आ जाएंगी, ठीक है जी। तो ये मेन 5 ग्रुप्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए, ठीक है जी। मेन न्यूट्रिएंट्स अब क्या है जी, एनर्जी, फैट और एसेंशियल फैटी एसिड मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। These 5 group system can be used by health professionals for the following purpose। अब हमने ये जो 5 group system पढ़ा है ये हम डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज करते हैं। और अगर हमने किसी को बताना है, किसी को डाइट के बारे में गाइड करना हो तो उसको हम बताने के लिए सबसे पहले हमारा नॉलेजेबल होना जरूरी है। नॉलेज होगा तो ही हम अपने पेशेंट को प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकेंगे। सबसे पहले है जो टूल फॉर न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग। अगर इन 5 ग्रुप्स के बारे में हमें नॉलेज होगा तो उसकी बेस पे हम पेशेंट की न्यूट्रिशनल असेसमेंट करेंगे और उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग कर सकेंगे। आ रही है आवाज़ फातिमा आपको? अब फातिमा को इशू आ रहा है स्क्रीन, ठीक है जी। असेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जब आप हेल्थ असेसमेंट पढ़ते हैं तो उसमें हम डिफरेंट तरह के असेसमेंट करते हैं। इस तरह इसके अलावा न्यूट्रिशनल असेसमेंट भी होती है, तो उसमें ये 5 ग्रुप जो हैं बहुत ही यूटिलाइज होते हैं। जब हम उस पर हिस्ट्री लेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो अपनी डाइट में, डेली डाइट में क्या क्या वो ले रहा है। और अगर कोई वो पर्सन स्किप कर रहा है, पेशेंट या कर रही है, तो फिर उससे हमें आइडिया हो जाता है कि उसमें कौन कौन सी न्यूट्रिशनल चेंजेस आए हैं और उसमें डेफिशिएंसी है। और टूल फॉर न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, अगर आपने किसी पेशेंट की काउंसलिंग करनी है उसके लिए इसको आप एज अ टूल यूज कर सकते हैं। साथ में कुछ फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट आपसे पूछता है कि आप मुझे कह रही हैं कि मैं मिल्क और मीट प्रोडक्ट्स हूँ तो मैं क्यों लूँ, मुझे वजह बताएं, मुझे क्यों लेना चाहिए। तो फिर आप उसको बताएंगे कि इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है और इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। अगर पेशेंट सर्जरी के साथ है तो भी आप उसको गाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी डाइट उसको लेनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें फिर उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेनिंग थेरेपेटिक डाइट टू द पेशेंट। अब थेरेपेटिक डाइट वो होती है जो फिर डिजीज को क्योर करने के लिए दी जाती है, या परहेजी डाइट जिसको आप कह सकते हैं, वो उसको हम कहते हैं कि ये थेरेपेटिक डाइट है। तो पेशेंट को हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें ये 5 जो फूड ग्रुप्स हैं बहुत इफेक्टिव होते हैं। इसके अलावा फूड लेबलिंग और सर्विलेंस सिस्टम जो है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर होते हैं, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप लोग जाते हैं मार्केट में कोई चीज़ बाय करने के लिए, कोई फूड आइटम बाय करते हैं, तो अगर आपको मेन न्यूट्रिएंट्स का पता होगा कि इसमें मेन हमारी बॉडी के लिए बैलेंस डाइट के लिए कौन-कौन सी मेन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर हैं, तो उसकी बेस पे फिर जो है ना आप लेबलिंग जब देख लेते हैं या खुद से भी लेबल कर सकते हैं, तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है जी, आपने जब भी पेशेंट को डाइट के बारे में गाइड करना है तो उसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपको। और अप्लाइड न्यूट्रिशन पढ़ाने का मेन मकसद भी यही है कि आपने डिफरेंट पेशेंट्स को डील करना होता है, डिफरेंट डिजीज़ के साथ होते हैं, तो पहले इसका न्यूट्रिशन का बेसिक्स जान लेना बहुत ज़रूरी है।
और उसके बाद फिर हम जो है थेरेपेटिक डाइट जो है वो डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिजीजेस। ये है जी द फूड गाइड पिरामिड। ठीक है जी, अब ये पिरामिड है, इसमें अगर आप देखें तो सारी ये जो फूड कंटेंट्स हैं वो इस पिरामिड में मेंशन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वन जो है वो ऑयल, फैट्स और स्वीट्स का पोर्शन आता है। ठीक है जी, आपने क्या करना होता है कि इन तीनों चीज़ों को मिनिमम अमाउंट में लेना होता है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम लेनी होती है। इसमें है जी फूड हाई इन फैट्स एंड शुगर्स, टेक ओनली स्मॉल अमाउंट फ्रॉम दिस ग्रुप। ठीक है जी, सिर्फ स्मॉल अमाउंट में लेनी होती है, इसको आपने डेली डाइट में इंक्लूड जरूर करना है लेकिन मिनिमम अमाउंट में। उसके बाद अगर आप सेकंड रो में देखें उसमें है जी मीट, फिश एंड डेयरी। ठीक है जी, टेक समथिंग फ्रॉम दिस ग्रुप। इसमें से आपने 3 सर्विंग या 2 टू 3 सर्विंग जो है वो मस्ट लेनी होती हैं डेली बेसिस पे। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल 1 गिलास अगर आप दूध का सुबह लेते हैं तो 1 गिलास शाम को भी ले सकते हैं। डेली एक एक एग जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा मीट जो है वो आप 2 या 3 जो है उसके पोर्शन जो है मीट के जो पीसेस हैं वो आप लंच में ले सकते हैं। इसी तरह आप नाइट में भी ले सकते हैं। तो आपने इसकी 2 टू 3 सर्विंग जो हैं वो ईच डे जो है पर डे जो है वो मस्ट लेनी होती है। नेक्स्ट है जी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसमें आप 5 पोर्शन जो हैं वो डेली ले सकते हैं। आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कंटेंट जो है वो हाई कर सकते हैं अपने डाइट में, क्योंकि इनके कोई नुकसानात नहीं हैं। आप जितना ज़्यादा लेंगे आप उतनी ज़्यादा हेल्दी डाइट में रहते हैं और इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो मिनिमल होते हैं, इसलिए आप इनको लार्ज अमाउंट में भी ले सकते हैं और इसका पोर्शन जो है वो लाइक, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप लंच करें हैं तो सैलेड लें, प्रॉपर्ली सैलेड खाएँ। अगर स्नैक्स हैं तो स्नैक में आप फ्रूट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली कंज्यूम कर सकते हैं, बजाय इसके पैकिंग थिंग्स के, बेकरी प्रोडक्ट्स और दूसरी चीज़ों के। इसके अलावा है जी कार्बोहाइड्रेट, जिसमें है जी टेक मोस्ट फूड फ्रॉम दिस बुक। ज़्यादातर जो हमारी डाइट होती है वो इस बुक से होती है, जिसमें हम राइस लेते हैं, पास्ता, ब्रेड और पोटैटोज। ठीक है जी, डेली इसकी टोटल इसकी जो है 4 to 11 सर्विंग्स होती हैं डेली। ठीक है जी, वो डिपेंड करता है पर्सन पे, उसके जेंडर पे और उसकी एक्टिविटी लेवल पे। 4 to 11 जो सर्विंग है वो नॉर्मल इसकी होती हैं। और सर्विंग ये नहीं है कि 4-4 रोटियाँ आप खा लें एक साथ में या 5 2-2 नान खा लें एक साथ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। हमने प्रॉपर्ली डाइट प्लान बनाना होता है डायटीशियन से और फिर उसके जो है ना वो पेशेंट को गाइड करना होता है, आपने उसको फॉलो करना है। ये 4 टू 11 सर्विंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने उसके जो अमाउंट है वो इतनी लेनी है, इट डज़न्ट मीन। अब सर्विंग साइज़ जो होता है वो हर फूड का डिफरेंट है, ठीक है जी? तो उसके अकॉर्डिंगली हम लेते हैं। अब हमने प्लानिंग करनी है डाइट को, अगर हमने डाइट प्लान करना है तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले पीपल्स ईटिंग हैबिट्स वेरी, ठीक है जी, वो डिपेंड कर सकती हैं, इसलिए डाइट प्लान हमेशा इंडिविजुअलाइज़ होते हैं, ठीक है जी। कुछ कुछ पेशेंट्स हैं उनको डिफरेंट फूड पसंद होंगे, दूसरे पेशेंट्स को डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड जो है वो पसंद होगी, उनकी हैबिट्स भी डिफरेंट होंगी। कुछ नाश्ते में कुछ खा रहा होगा, कुछ लंच में कुछ खा रहा होगा, तो इसलिए हम उसमें देख सकते हैं। ठीक है जी, एंड डाइटिशियन मस्ट रिस्पेक्ट डाइटरी फ्रीडम, उसके फ्रीडम को जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड डाइवर्सिटी व्हेन मेकिंग रिकमेंडेशन। ठीक है जी, डाइटिशियन को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब ये नहीं कि हार्ड एंड फास्ट फूड जो है वो यूज़ किया जाए। एज अ नर्स आप भी पेशेंट को रिकमेंड कर सकती हैं, लेकिन आपको उसके लिए प्रॉपर नॉलेज होगा तो ही आप फर्दर उसको रिकमेंडेशन दे सकती हैं। ठीक है जी, आपने उस पे इम्पोज़ नहीं करना है कि आपको ये डाइट खानी ही खानी है, ये मस्ट खानी है। आपने उसका अल्टरनेट जो है वो उसको देना है ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स भी मीट आउट हो और उसका जो फूड का टेस्ट है वो भी डिस्टर्ब ना हो पेशेंट का। ठीक है जी, द बेस्ट वे टू अचीव बैलेंस डाइट इज़ टू प्लान मील्स इन रिलेशन टू अदर फूड फॉर द होल डे। ठीक है जी, और मील जो है उसको प्लान करना है प्रॉपर्ली और सारी डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड उसमें ऐड करनी है, डिफरेंट न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के साथ, ताकि उसकी एनर्जी भी मीट आउट हो और उसका जो न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट है वो भी मीट आउट हो जाए। इसके अलावा इट इज़ एडवाइजेबल टू ईट स्मॉल रेगुलर मील्स ड्यूरिंग द डे रादर देन वन ह्यूज मील। ठीक है जी, अब एक ही बार कुछ लोगों को आदत होती है, वो सुबह प्रॉपर्ली नाश्ता नहीं करते, ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, वो क्या करते हैं कि 10-11 बजे एक ही दफ़ा ब्रेकफास्ट किया और सारा दिन कुछ नहीं खाया, उसके बाद 5-6 बजे जो है ना अच्छे तरीके से पेट भर के जो है वो खाना खा लेते हैं।
ये भी इंटायरली रॉन्ग है, ठीक है? ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, ये इससे आपका बॉडी डिस्टर्ब होता है। तो अपने पेशेंट्स को भी गाइड करना है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। तो बेहतर ये है कि स्मॉल मील जो है वो जो है ना वक्फे-वक्फे के साथ स्मॉल मील ले ले बजाय इसके कि एक ही टाइम पे पेट फुल करके खाना। और बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है? एक तो एनर्जी प्रोवाइड करती है, दूसरा ये ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अगर ग्रोथ हमें किसी बच्चे की अच्छी ग्रोथ करनी है तो क्या करते हैं मदर्स को गाइड किया जाता है कि अपने बच्चे की डाइट जो है वो स्टार्ट से ही अच्छी रहती है। और अगर पेशेंट जो है वो उनके साथ है ही, उसको हीलिंग वगैरह रिक्वायर है, तो फिर इसके लिए भी हम उसको गाइड करते हैं। इसलिए बैलेंस डाइट रिपेयर के लिए भी ज़रूरी होती है। इसके अलावा गुड हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ जो है अगर आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखना चाह रहे हैं, ओवरऑल हेल्थ अच्छी रखना चाह रही हैं, तो उसके लिए भी बैलेंस डाइट ज़रूरी है। समरी है जी, लास्ट स्लाइड है हमारे टुडे लेक्चर की। तो उसमें ये है जी, डाइट विच कंटेन्स वैरायटी ऑफ फूड इन सच क्वांटिटीज एंड पोर्शंस दैट नीड फॉर एनर्जी, ठीक है जी। ओवरऑल समरी में यही बताया गया है कि आपने बैलेंस डाइट लेनी है, उसमें सारे जो फूड ग्रुप्स हैं वो इन्वॉल्व करने हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ सकते हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ठीक है जी। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा पोर्शन में चाहिए होंगे, ज़्यादा सर्विंग साइज में हैं। जो मिनिमल रिक्वायर हैं उनको हम मिनिमम अमाउंट में भी, स्मॉल क्वांटिटी में भी ऐड कर सकते हैं। और बैलेंस डाइट के लिए ज़रूरी है कि एक तो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी प्रॉपर हो, आपके घर में वो चीज़ें अवेलेबल हों। दूसरा ये है कि वो अकॉर्डिंग टू योर न्यूट्रिशन वैल्यू और अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी लेवल हो, ठीक है जी। तो ये आज का हमारा ये लेक्चर था। अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस टाइम।
यार कॉन्टैक्ट करें मुझसे ताकि मैं आप लोगों को प्लान शेयर कर दूँ। जब तक प्लान जो है वो प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो जाता तो प्लान शेयर कर सकते। टीचर्स ग्रुप में शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो जस्ट फॉर आपके के लिए है। सब लोग प्रेजेंट नहीं हो रहे। काइंडली अपनी फ्रेंड्स को कहें कि आप लोग के अटेंडेंस जो है वो मंजूरी दीजिए। साथ साथ जो लेक्चर अभी पढ़ाए जा रहे हैं वो बाद में नहीं पढ़ाए जाएंगे। तो इसलिए सबको मैसेज करके करें कि सब जो है वो लेक्चर पे फोकस करें और ऑनलाइन पढ़ा करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, वी विल नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। तो आप लोग साथ साथ इसको रिव्यू करते रहें। अगर किसी को कुछ ना आया हो तो नेक्स्ट लेक्चर में